प्रॉपरली एक पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ये जो विग और टोरीज का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली सिविल वॉर के दरमियान आया था। सिविल वॉर, ठीक है। अब सिविल वॉर कौन सी हुई थी? जो आपके पास 1642 से ऑनवर्ड हुई थी, जिसमें एक साइड पे आपके पास पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी और दूसरी साइड पे आपके पास जो क्राउन की फोर्सेस थी। तो वहाँ पे 50 वन जब आपके पास था, तो कुछ ऐसे लोग थे, सम पीपल हु सपोर्टेड मोनार्की, मोनार्की देयर बाय मीनिंग कि उन्होंने कहा कि आपके पास डिवाइन राइट ऑफ किंग होना चाहिए, जिसमें आप थॉमस हॉब्स की भी फिलॉसफी पढ़ते हैं। एक एब्सोल्यूट सॉवरन आपके पास होना चाहिए, तमाम लोगों को पावर नहीं देनी चाहिए। तो वो उनको उन्होंने कहा था ट्रेडिशनलिस्ट, कि जो पुराने निज़ाम को चलाना चाहते हैं। और उनको आप कंजर्वेटिव भी कहते हैं कि ये पुराने थे, इनके इस तरह से। इनको कहा जाता है टोरी, ठीक है जी। और दूसरी साइड पे इनके जो अपोजिट थे, जो डिवाइन राइट ऑफ किंग के खिलाफ थे, जो कहते थे कि मुनार के पास ये राइट नहीं है कि वो इसको करे, या फिर जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको करते थे, तो ये आपके पास विग्स थे। सो ये किसमें आपके पास लिबरल पार्टी में होता है, और ये खत्म हो गई थी अराउंड 1900। फिर आपके पास जो टोरीज हैं, ये कंजर्वेटिव हैं, जो अभी तक आपके पास वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे जैसे फिर हम आगे चलेंगे तो आपके पास क्लैरिफिकेशन इसमें आती जाएगी। और कोई क्वेश्चन? सर काइंडली पार्लियामेंट के बारे में बताइएगा। हमने वो देखा था जेम्स वन से स्टार्ट किया ऑलमोस्ट, तो उससे पहले भी पार्लियामेंट थी या नहीं थी? तो इसके बारे में सर काइंडली बता दें। पार्लियामेंट बेसिकली ना, मैग्ना कार्टा, जब मैंने आपसे 2 लेक्चर इसी वजह से बात की थी कि मैग्ना कार्टा के बाद एक स्मॉल फ्यूडल एलीट जो है, किंग उन पे डिपेंडेंट हो गया था, फॉर्मल नहीं था, ठीक है। लेकिन 1215 के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती होती ये 2 हाउसेज आ गए। एक हाउस ऑफ कॉमन्स था, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। जैसे कॉमन से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कॉमनर्स थे, दूसरी साइड पे आपके पास लॉर्ड से मतलब आपके पास लॉर्ड्स जो थे वो थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर 13 सेंचुरी में, देन 14 में, 15 में इनका इलेक्शन का सिस्टम आ जाता है। फिर दूसरी साइड पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हेरिडेटरी सिस्टम आ जाता है। बट वंस द हनोवियन सक्सेशन केम अबाउट इन 1714 से ऑनवर्ड, उसके बाद प्रॉपरली आपके पास ये जो पार्लियामेंट है इसका कि एनुअल इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए, ट्राई एनुअल, फिर इन्होंने सेप्टेनियल एक्ट लेके आए। तो इस तरह से ये आपके पास डेवलप होता है। अभी आगे जाके 1800 में मजीद ये रिफाइन हो जाएगा। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसको हम कहते हैं सेकंड फेज इन ब्रिटिश हिस्ट्री। अब जब इंटरनली वहाँ पे आपके पास सॉलिडिफाई हो जाता है उनका रूल, हनोवरियन सक्सेशन आपके पास आ जाती है, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो जाती है, तो उसके बाद एक ग्लोबल कंपटीशन स्टार्ट होता है। ग्लोबल कंपटीशन किसमें? एक इंपीरियलिज्म में, ठीक है। दूसरा नेवल सुप्रीमेसी। और तीसरा आपके पास एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होती है वो था ग्रोथ ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज। इंपीरियलिज्म क्या होता है कि एक कंट्री है,
वो क्या करती है, बी कंट्री को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल यूके था, तो यूके ने सब कॉन्टिनेंट में आके कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका में कॉलोनीज बना ली, 1601 से ऑनवर्ड उन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई। सो यहाँ पे जो राइवल जो उस टाइम पे पावर्स थी, फ्रांस था एक साइड पे और दूसरी साइड पे ब्रिटेन था। अब ब्रिटेन और फ्रांस की पहले से ही राइवलरी चल रही थी, ठीक है। और इनकी एक राइवलरी तो वहाँ पे आपके पास यूरोप में थी, और दूसरी राइवलरी इनकी कॉलोनीज में थी, ठीक है जी। एक राइवलरी आपकी यूरोप में थी, एक कॉलोनीज में थी। एक तो आपके पास जो इनलाइटनमेंट आइडियाज थे कि ये ब्रिटेन वाले क्या थे कि दे स्टार्टेड हेटिंग मोनार्की। जॉन लॉक की फिलोसफी, इसमें जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो वो उसमें बड़ा ही रोल प्ले करता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रिटेन का अंपायर है उसने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। लाइक सबसे पहला जो आपके पास इवेंट होता है वो आपके पास 7 ईयर वॉर थी। अब 7 ईयर वॉर में जो मेजर आपके पास पार्टीज थी वो थी फ्रांस और इंग्लैंड। और प्राइमरीली ये लड़ी कहाँ पे गई, 3 जगहों पे। एक अमेरिका, दूसरा सब कॉन्टिनेंट, और तीसरा आपके पास अफ्रीका। अब अमेरिका में उस टाइम पे कॉलोनीज किस किस की थी, एक फ्रेंच, पोर्टुगीज भी थी, स्पेनिश भी थी, और यूके था। सब कॉन्टिनेंट में भी आपके पास फ्रांस था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी उस टाइम पे, यूके था। अफ्रीकन थिएटर बेसिकली क्या था कि जब आप दुनिया में ऐसे ये वर्ल्ड को देखते हैं तो अफ्रीका यहाँ पे आपके पास मौजूद है। सो इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन अमेरिका, ठीक है, जो इस साइड पे आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपके पास यूरोप है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। फिर उस टाइम पे नीचे यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, वो स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट। सो ये एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी जहाँ, जिस पे कंट्रोल करके आप अपने एनिमी की जो मूवमेंट है विद इन द ओशन उसको कंट्रोल कर सकते थे। अब क्या हुआ कि इस वॉर का जो एंड रिजल्ट निकलता है, एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपके पास यूके यहाँ पे विक्टोरियस होता है। इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम ना वो पहले उसको बनाएंगे कि ये किस तरह इवेंट सारे लिंक है। सो यूके का क्या हुआ कि जब वो यहाँ से विक्टोरियस आपके पास निकलता है तो अमेरिका में आपके पास अमेरिकन पीपल और इनके दरमियान एक टसल आती है। अब इस वॉर की वजह से एक तो यूके पे फाइनेंशियल बर्डन आता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इनलाइटनमेंट आइडियाज की वजह से अमेरिकन लोगों में एक एंटी कलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। पहले उन्हें था कि उन्हें दो एनिमीज के अगेंस्ट लड़ना था, एक फ्रेंच और एक यूके। अब फ्रांस जब यहाँ से माइनस होता है तो इस ये यूके के अगेंस्ट क्या करते हैं, यूके फाइनेंशियल अपने जो लॉसेस हैं उनको पूरा करने के लिए इन पे टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहता है कि आपने किसी से ट्रेड करनी है, या इसको भी डिटेल में हम करेंगे, किसी से कुछ और लेना है या आपने कुछ भी करना है, सो यू हैव टू गेट परमिशंस फ्रॉम अस। एक आपने फेमस सुना होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
कि आप हमें अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप टैक्सेशन नहीं कर सकते। तो इनके दरमियान 1776 में वॉर स्टार्ट हो जाती है, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास, अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी साइड पे क्या हुआ कि आपके पास जब यूके में कोल की डिस्कवरी होती है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दी, इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो कि पेरीफ्री एरियाज थे, जो रूरल एरियाज थे, वहां से उन्होंने गुजर के शहर में आना स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास मैसिव जो है अर्बनाइजेशन जो है वो का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अर्बनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो लोगों में एक नई क्लास इमर्ज होती है जिसे मिडिल क्लास कहते हैं। तो मिडिल क्लास में आपके पास क्या हुआ कि एक अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गई, एजुकेशन आना स्टार्ट हो गई। ठीक है। उस अवेयरनेस में एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो थी पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस आने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इस सब के आने की वजह से आपके पास क्या होता है कि वहां पे कॉमन मैन जो है वो वोटिंग राइट्स डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला इवेंट 7 ईयर वॉर, उसमें यूके जीता, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और वहां से आपके पास किसकी बात होती है, कॉमन पर्सन ने वोटिंग राइट्स डिमांड करना स्टार्ट कर दिए, और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब इसके साथ आपके पास क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के साथ साथ फ्रांस में एक और मेजर डेवलपमेंट होती है। वो ये थी कि फ्रांस में भी इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से उसकी कॉलोनी सारी खत्म हो गई थी। प्लस आपके पास जब ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, 7 ईयर वॉर की वजह से भी फाइनेंशियल बर्डन आया था। और आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, उसमें इन्होंने उनको सपोर्ट किया था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन पे भी फाइनेंशियल बर्डन आना स्टार्ट हो गया। जब इन पे फाइनेंशियल बर्डन स्टार्ट हो गया तो किंग जो लुई 14 था, फिर उसके बाद 15 और 16, उन्होंने भी एक्सेसिव टैक्सेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब उस एक्सेसिव टैक्सेशन के नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास तीन क्लासेस बन गई। एक नोबिलिटी और क्लर्जी था, उसके साथ साथ आपके पास कॉमन मैन था, ये जिसे थर्ड स्टेट कहा जाता है। अब जब ये क्लासेस डिवाइड हुई तो लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड एंड बटर नहीं था। उन्होंने किंग के अगेंस्ट क्या कर दी, आपके पास रिवॉल्ट कर दी या उस पर हमला कर दिया, और 1791 में किंग को बेहेड कर दिया। फिर एक रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है जिसको हम डिटेल में भी करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास नेपोलियन का राइज होता है। नेपोलियन itself was a larger than life military and revolutionary figure। तो उसने क्या कर दी, उसने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट ऑल मोनार्की। सो इनिशियली यूके वालों ने इसको सपोर्ट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। बाद में उन्होंने जब नेपोलियन को देखा, जिसमें उसने पूरे यूरोप का ब्लॉकेट कर दिया, यूके का ब्लॉकेट कर दिया, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आ गया कि आपने डिफरेंट कंट्रीज ने अगर ट्रेड करनी है तो मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो यूके को क्या करना पड़ा, उसको उसके अगेंस्ट जाना पड़ा, अलायंस भी बनाया, वॉर भी लड़ी, जिसमें 1815 की जो वॉर थी, फिर कांग्रेस ऑफ वियना होती है जहाँ पे नेपोलियन को शिकस्त होती है और यूके की सुप्रीमेसी होती है। सो ईच वन ऑफ दीज इवेंट्स, चाहे वो 7 ईयर वॉर हो, ठीक है, या फिर आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो, ये सारी की सारी आपके पास किस तरह से लिंक है कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को इम्पेक्ट भी कर रहा है, और जो आगे हम सारे इवेंट्स पढ़ेंगे उनके दरमियान आपके पास ये एक लिंक है। तो क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ लेंगे। अच्छा, बरीरा ने पूछा है। नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आने का मकसद एक और, जो उसका यूके की इकोनॉमी के साथ इस तरह से लिंक था कि जब उनकी कॉलोनीज पे डिपेंडेंस जो है वो कम होती है, ठीक है, कॉलोनीज पे डिपेंडेंस कम होती है, जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वो लॉस होता है उनका, दैट वाज द टाइम के जहाँ पे उन्हें लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ा। यस, दैट वाज अ फैक्टर, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपकी पीक पे जाती है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब उन पे आपके पास उन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो है वो लगा दिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? एम आई ऑडिबल? यस। अच्छा। अच्छा जी, पहला जो इवेंट है वो है 7 ईयर वॉर, ठीक है। 7 ईयर वॉर एक ऐसा इवेंट है जिसने ब्रिटेन की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो इंपीरियल ट्रेजेक्टरी थी उसको रीशेप किया था। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और ब्रिटेन जो है वो सुपर पावर इसके बाद बनता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की, अच्छा, आपको वॉर की कितने, कहाँ पे लड़ी जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि आपके पास इसके इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है आपके पास, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या हुआ कि नॉर्थ अमेरिका में जो एक 13 कॉलोनीज थी, अगर आप ब्रिटेन का यूएस का मैप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड पे आपके पास क्या है कि 13 इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, जिसमें न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी थी, फिलाडेल्फिया था, और आपके पास ओहायो वैली यहाँ पे एक है, जो आप नोट्स में आपको मिल जाएगा मैप उसका। तो इसमें आपके पास क्या हुआ कि इनके दरमियान वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक रीजन क्या थी आपके पास कि ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी थी, और इन्होंने क्या किया कि वहां पे आपके पास फ्रेंच और उनके दरमियान वॉर स्टार्ट कर दी। अब ये जो आपके पास वॉर थी ये ग्लोबल इन नेचर थी, जिसका एक थिएटर यूरोपियन थिएटर कहलाता है, एक सब कॉन्टिनेंट का कहलाता है, और उसके बाद एक थिएटर इसका अमेरिका में है। तो डिफरेंट अलायंसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके पास ब्रिटेन ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे आपके पास यूरोप में रूसिया उस टाइम पे मौजूद था, उसके साथ अलायंस है वो बनाया। एक मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस, ऑडिबल। जी। 1756 से 1763 तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहता। और इन्होंने क्या किया कि वहां पे आपके पास प्रूशिया के साथ बनाया, फिर उसके बाद वॉर चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में इनके दरमियान वॉर होती है। उस टाइम पे जेम्स वॉल्फ और जो दूसरे लीडर्स थे, जिसमें आई गेस जेफरी एम हर्स्ट था,
उन्होंने तमाम की तमाम फ्रेंच टेरिटरीज जो हैं उसको कंट्रोल कर लिया। फिर इंडिया में आपने कार्नेटिक वॉर्स का सुना होगा, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी है, उसको इन्होंने क्या किया कि आपके पास कंट्रोल कर लिया। फिर कैरेबियन में आपके पास ब्रिटेन ने वहाँ पे जो वैल्यूएबल पोर्ट्स थी, कॉलोनीज थी, उनको कंट्रोल कर लिया। और यूरोप में इसने क्या किया कि फ्रांस के अगेंस्ट प्रूशिया को हेल्प किया, और इसने क्या किया कि अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज कलोनियल थिएटर में लगाए और वहाँ पे उन्होंने इसको हरा दिया। यानी यहाँ पे वो प्रूशिया को सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे कॉलोनियल में ये अपनी सारी फोर्सेस लगा रहा था। अब इसका आउटकम में क्या हुआ कि फ्रांस लॉस द वॉर। ठीक है, अब लॉस द वॉर, फ्रांस ने जब वो वॉर लॉस की, तो सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट एक सामने आता है, वो आपके पास राइज ऑफ ब्रिटेन था एज द ग्लोबल सुपर पावर, जिसमें 3 डायमेंशन में उसको देखा जा सकता है। पहला उसका है जी इकोनॉमिक, ठीक है, दूसरा उसका इंपीरियल है, और तीसरा उसका पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल आपके पास अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, जॉर्ज टू का टाइम था, और विलियम पिट द यंगर प्राइम मिनिस्टर था। उसने क्या किया कि उसने एक की रोल प्ले किया इन शेपिंग द पॉलिटिकल डायनामिक्स विद इन द यूके, और दूसरी साइड पे जो मोनार्की का रोल था उसको कम कर दी, और लोगों में अवेयरनेस भी आ गई। और इसी कॉन्सिक्वेंशियल इसके कॉन्सिक्वेंस में जो अमेरिकन लोग थे, उनमें भी ये अवेयरनेस आई कि हमें वॉर लड़नी चाहिए, हमें इनके पास कोई राइट नहीं। सो पहला क्या हुआ कि आपके पास ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज होता है, इसकी नेवल सुप्रीमेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इकोनॉमिक एक स्ट्रेन भी आया था। नेशनल डेट जो है वो आपका 75 मिलियन पाउंड से 133 मिलियन तक चला गया, जिसमें इसको कम करने के लिए उन्होंने टैक्सेशन करना स्टार्ट कर दी, और बाद में जाके उन्होंने अमेरिका में भी टैक्सेशन की, जिसको हम उधर जाके कहते हैं, जिसमें अगर मैं आपको कुछ सादा सी मिसाल दूं तो स्टैम्प एक्ट 1765 का, टाउन शेड जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, एक्ट 1765 का, और ब्रिटिश एम्पायर जो था वो एक्सपैंड हो गया। जैसे इसको लिखें, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जो कंक्लूडिंग आपके पास टेरिटरी थी 1763 में, उसमें जो ब्रिटेन है उसके पास कनाडा और जितनी भी फ्रेंच टेरिटरीज थी नॉर्थ अमेरिका में, वो मिल गई ब्रिटेन को। बंगाल जो उस टाइम पे यहाँ पे मौजूद था, और उसी के बाद आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो मिल गई। और उसके साथ साथ जो अफ्रीका और कैरेबियन में था, ल्यूक्रेटिव ट्रेड रूट्स थे, उन पे भी इसका कंट्रोल आ गया, और जिसकी वजह से आपके पास इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे इन्होंने टी जो है यहाँ से लेके आना स्टार्ट हो गई, इंडिया से कॉटन आना स्टार्ट हो गया, शुगर आना स्टार्ट हो गया। सो ये ऑल इन वन आपके पास यहाँ पे यूके था, यहाँ पे आपके पास सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे अमेरिका था, यहाँ पे दरम्यान में अफ्रीका था। तो यहाँ इनके दरम्यान एक पूरा ट्रेड रूट इस्टेब्लिश हो जाता है। पॉलिटिकल डोमिनेंस क्या थी कि अगेंस्ट अगेन जो विग थे, उनकी आपके पास डोमिनेंस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वॉर जीतने में बड़ा रोल प्ले किया था। फिर एक नेशनल स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी का एलिमेंट आता है। ब्रिटिश नेशनलिज्म जो है वो आपका दोबारा से रीइमर्ज होता है। ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, उसके बाद जो रिलीजियस डायमेंशंस थी
वो आपके पास उसमें प्रोटेस्टेंट डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड दैट वाज द मोमेंट या इवेंट जिसने क्या किया कि अमेरिकन जो रेवोल्यूशन है उसको आपके पास स्टार्ट किया। और जो बाद में नेपोलियन आता है या फिर आपके पास वॉर स्टार्ट होती है फ्रेंच के साथ, आयरलैंड फ्रेंच के साथ इनकी जो रेवलरी स्टार्ट होती है वो सारी की सारी आपके पास यहाँ से आती है। सो इस तरह से ये जो 7 ईयर वॉर का इवेंट था इसने क्या किया कि आपके पास इम्पेक्ट किया। और इतनी ही डिटेल आपने करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। कुछ नोट्स में आपको जो वॉर है, डिफरेंट वॉर्स दो तीन उनके नाम आप याद कर लीजिएगा और आपका ये हो जाएगा। और मैं आपके साथ एक बुक वकास शेयर करेगा, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ यूरोप। उसमें आपने बिफोर द नेक्स्ट क्लास 3 से 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक आपने करना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा वो आपके पास कवर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन जी? अच्छा, आपने शायद देखा होगा ये जो स्पेशल का रिजल्ट आया है तो उसमें देखिएगा कि आपके पास जो स्कोरिंग ट्रेंड है डिफरेंट ब्रिटिश हिस्ट्री का, उसके बाद आपके पास इंडो पाक हिस्ट्री का या यूरोपियन हिस्ट्री का, यूएस हिस्ट्री का, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है और किस तरह से उसको किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन जी? अजीम, बरीरा, ईशा, अली, इब्राहिम, मारिया, मैविश, सादिया। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। अच्छा, उसमें बरीरा पता है क्या मसला होता है जेंडर स्टडीज में? आपके पास जो उसको अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर मेथड है, यानी उसमें आपने रिपोर्ट्स डालनी होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं वो लिखनी होती हैं, तो अक्सर बच्चे उसको उस तरह से करते नहीं, एक जेनेरिक वे में करते हैं। तो जब आप उसको वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो आपका पेपर फिर अच्छा होता है, फिर आपका स्कोर आता है जी। ठीक है जी, वकास इनके साथ बुक शेयर कर दीजिएगा और नोट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।